बिहार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह सब सुनने के बाद आपके मन में कोई इमेज ना बनती हो। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो बिहार को लेके आपके मन में कोई ना कोई इमेज जरूर बनती होगी। बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। When you talk about बिहार, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार का नाम सुनते हो मेरे दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहाँ अपराध का बहुत और शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा और जनता ही नहीं जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था उसे कहा जाने लगा घर से घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला। नीतीश कुमार जी ने खुद मोहर लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कई जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश कर लिए हैं, नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते। ये तस्वीरें बिहार के सुपौल जिले की हैं। सुपौल के नरमनी में कोसी नदी का बांध टूटने से आसपास के करीब 50 गांव में बाढ़ का संकट आया है। जब पानी आया तो उसका पता नहीं है कि कहाँ है, कल आया भर देख लिया, वर्षा हुआ चला गया घर, खाया पिया गया। यहाँ हम लोग मर रहे हैं, कल करने वाला है नहीं। ये बिहार है, वही बिहार जिसे टीवी ने कभी दिखाया ही नहीं, मीडिया ने कभी बताया ही नहीं, लोगों ने कभी समझा ही नहीं। वही बिहार जिसने दुनिया को जीरो दिया। बिहार बदल रहा, आप सोच बदल लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार की ऐसी हालत क्यों है। एक समय जो सबसे पावरफुल और सबसे समृद्ध राज्य मानी जाती थी, वो आज के समय में इतना पिछड़ा क्यों है। तो देखेंगे कि बिहार गरीबी के सूची में, अनपढ़ता के सूची में सबसे टॉप पे क्यों बैठी हुई है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे बिहार को यूपी और दिल्ली की तरह एक डेवलप स्टेट बनाया जाए। आप सभी को पता है कि बिहार एक अंडर डेवलप स्टेट तो है ही, पर बिहार की छवि बाहर अदर स्टेट में क्या है ये सभी को पता है। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले बिहारी माइग्रेंट्स को तमिलनाडु में कितना मारा गया था। बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में कथित हमले की घटनाओं के बाद अब वहां के मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो मरता है कि आप लोग हिंदी है, हम बोलते हैं कहाँ हिंदी है, बस हिंदी बोलते हुए वो मरना चालू कर देता है और पूछता है कुछ नहीं। साथ ही महाराष्ट्र में यानी मुंबई के एरिया में बिहारियों की क्या छवि है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। इनफैक्ट एक बात बताऊं तो बिहारी शब्द का यूज दिल्ली में गाली की तरह यूज किया जाता है। आखिर देश में ही रहने वाले लोगों को इतनी बुरी नज़र से क्यों देखते हैं, आज हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक कहावत से करते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। वैसे तो जहां आर्यभट्ट का आविष्कार, चाणक्य की नीति, भगवान बुद्ध, राजा अशोक, समुद्रगुप्त जैसे महान व्यक्तित्व और भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियत इस कहावत को पूरा सच साबित करते हैं, लेकिन स्वर्णिम काल इतना अच्छा रहते हुए भी आज यहाँ कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं आना चाहती है। वैसे तो इस प्रश्न पे सीएम नीतीश कुमार इंडस्ट्री नहीं आने वाले प्रश्न पे ये कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है, जहाँ कोई पोर्ट नहीं होने के कारण यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहती है। लेकिन क्या यह नीतीश कुमार का बयान बिल्कुल सच है? मेरे समझ से यह बयान उनका पूरी तरह सच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा जैसे और भी अदर स्टेट जो लैंडलॉक होने के बावजूद वहाँ कंपनी, फैक्ट्री की कोई कमी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस स्टेट के पास अपनी पोर्ट्स होगी कोई भी इंडस्ट्री वहीं जाना चाहेगी। इंडस्ट्री को इससे बहुत ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलता है, वो अपने मटेरियल को बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। पर वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान भी एक लैंडलॉक एरिया है, पर राजस्थान सरसों, राई, बाजरा का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में 40,000 से भी अधिक इंडस्ट्रीज हैं। राजस्थान के 40,000 इंडस्ट्री में मेनली टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरामिक्स जैसे बड़े उद्योग शामिल है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ऑटोमोबाइल का हब बना हुआ है, और पंजाब को देखें तो गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन यहाँ आईटीज कंपनी, लेदर, वर्ल्ड स्पोर्टिंग जैसे बड़े सेक्टर बहुत बड़े तादाद में दिखते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि बिहार में पोर्ट्स नहीं है, लैंडलॉक एरिया है, तो यह मेरे समझ से यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। वापस बिहार की बात की जाए तो बिहार की हाल जो अभी प्रेजेंट में है वैसी हाल शुरुआत से नहीं थी। बिहार कुछ दशक पहले तक एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था, पर बिहार में आज की बात करें तो आज भी यहाँ बहुत उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ मक्का, गेहूँ, चावल की खेती बहुत बड़ी संख्या में की जाती है। इसके अलावा बिहार में शाही लीची, मखाना और केला देश से लेकर विदेश तक फेमस है। इसका सप्लाई बहुत बड़े लेवल पर किया जाता रहा है, और ब्रिटिश के समय पाटलिपुत्रा, जिसे अब पटना के नाम से जानते हैं, उस समय पटना एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था। आज़ादी के बाद बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट स्पोर्ट बने हुए थे। दरअसल बिहार
में बड़ी मात्रा में मिनरल्स मौजूद थे, इसलिए कंपनी अपना सेटअप बिहार में या बिहार के आसपास ही इस्टेब्लिश करना चाहती थी। पर उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि अगर सारी इंडस्ट्रीज बिहार और बंगाल के आसपास इस्टेब्लिश होगी तो पूरे भारत में का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश के सभी राज्यों को डेवलप करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1952 में फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी यह कहती थी कि अगर वो कहीं सेटअप लगाते हैं, किसी भी अदर स्टेट में वो अपना अगर इंडस्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, और माल ढोने का जो खर्च होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है, वो भारत सरकार देगी। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि अगर वो कहीं भी अपना कंपनी सेटअप करते हैं तो जो खर्च बैठता है वो सरकार देगी। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि अब उन्हें बंगाल या फिर बिहार का रुख करना एकमात्र ऑप्शन नहीं रह गया था। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद कंपनी और इंडस्ट्री पूरे देश में इस्टेब्लिश होने लगी, और जो बिहार में पहले से इंडस्ट्रीज थी वो सरकार के खराब व्यवस्था के कारण और ख़राब पॉलिसी के कारण बंद होती चली गई, और बिहार की जो इमेज ब्रिटिश के समय थी वो भी समाप्त होते चली गई थी। दोस्तों, आपके मन में अभी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं, पर बिहार ही क्यों पिछड़ता चला गया। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि इसका कोई एकमात्र कारण नहीं है, इसके पीछे अनेक कारण हैं, और जो सबसे पहला कारण है वो है पर्याप्त भूमि, सफिशिएंट लैंड का होना। मैं बता दूं कि बिहार के 55 से 60% लैंड पे एग्रीकल्चर होती है। यहाँ 55 से 60% भूमि पे कृषि की जाती है। बिहार के लगभग 80% लोग आज भी कृषि पर ही निर्भर हैं। चूँकि बिहार के लोगों के पास कृषि ही उनका जीवन यापन करने का सहारा है, जीने का सहारा है, इस कारण से वह अपनी ज़मीन को आसानी से हाथ से नहीं जाने देते हैं। दूसरा मेन कारण है कि बिहार के लोगों के पास बड़े हिस्से में ज़मीन नहीं है। मान लेते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को यहाँ पे अगर आना है, कोई फैक्ट्री सेटअप करना है और बड़े ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी एक आदमी के पास से नहीं मिल सकता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, तो वो किसी एक आदमी के पास से नहीं मिलेगा, उन्हें 20-30 आदमी से बात करना होगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठती है कि अगर मेरे बगल वाले ज़मीन अगर किसी दूसरे का अगर उन्हें नहीं बेचना है और उसके बगल वाले ज़मीन वो तैयार है बेचने के लिए, तो सरकार भी इस ज़मीन को देने में उन्हें मुश्किल होती है। दोस्तों, दूसरे मेन कारण की बात की जाए तो दूसरा मेन कारण है खराब व्यापार का इतिहास, बैड बिजनेस हिस्ट्री। कुछ साल पहले तक मैं बता दूं कि बिहार चावल और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता था। बहुत बड़ा उत्पादक यहाँ से चावल और चीनी का किया जाता था। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो 3000 राइस मिल्स में से 2000 से भी ज़्यादा बंद हो चुके हैं, और 33 शुगर मिल्स में से 20 पर ताले लग चुके हैं। दोस्तों, एक डेटा की बात की जाए तो 1960 से 1970 के दशक में बिहार पूरे देश में 40% शुगर प्रोड्यूस करता था, पर अब यह घटकर शायद 1 से 2% ही रह गया है। यह सरकार के अव्यवस्थित ढंग से चलाने का ही नतीजा है। यहाँ चीनी मिल तो हुआ करती थी पर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के फतुहा में स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। साथ में और भी कई छोटे छोटे जैसे मॉर्टिन चॉकलेट, बनियान, अंडरवेयर की कंपनी भी सेटअप की गई थी। पर सरकार की खराब व्यवस्था के कारण और कुछ बात बताऊं तो लोकल गुंडों के कारण भी, जो अपराधी थे उनके कारण भी यह कंपनी, ये फैक्ट्री बंद कर दी गई थी। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है फेक प्रॉमिस एंड वीक पॉलिसी। यहाँ पे ये देखा गया था कि नीतीश सरकार ने 2006 में नई पॉलिसी लेकर आई इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जैसे इसके तहत ये था कि नीतीश सरकार ने 2006 में एक पॉलिसी लेकर आती है कि अगर यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री अगर अपना कंपनी इस्टेब्लिश करती है, कोई भी फैक्ट्री लगाती है, तो उसे बिहार सरकार के द्वारा एक सब्सिडी दी जाएगी। पर ना कंपनी को सुचारू रूप से यहाँ के लोगों ने चलाने दिया, लोकल गुंडों ने उन्हें परेशान किया और सरकार से ना उन्हें कोई तरह की सब्सिडी मिली। इसका केस 2010 में पटना हाईकोर्ट में चला गया। पटना हाईकोर्ट ने अथॉरिटीज़ को फटकार भी लगाई, पर कंपनी को यह समझ में आ गया कि जहां पॉलिसी अच्छी है वहीं इन्वेस्ट करना भी सही है। इस कारण भी पटना में या फिर बिहार में कोई इंडस्ट्री या फिर कोई फैक्ट्री लगाना सही समझा नहीं। जो चौथा मेन कारण है यहाँ की पॉलिटिक्स। आपको पता होगा कि बिहार जैसे स्टेट में जातिवाद का मुद्दा हमेशा से बना रहा है। यहाँ के पॉलिटिशियन कितने रेलिवेंट रहे हैं। बात की जाए लालू यादव की, तो लालू यादव जब तक सीएम बने रहे हैं बिहार में जंगल राज माना जाता था। लालू यादव की सरकार बनी,
जिसके बाद ही वहाँ अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक बढ़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। जब तक वो सीएम बने रहे हैं यहाँ क्रिमिनल्स और डॉन की तुति बोलती थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज में शाम 6 बजे के बाद लोग घर से निकला नहीं करते थे। पर यह तो 90 के दशक की बात है। फिलहाल की बात की जाए तो आरजेडी लीडर्स भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करने लगे हैं। मुझे बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करूँगा। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे, और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। अब बात करते हैं कि बिहार को फिर से कैसे एक समृद्ध राज्य बनाया जाए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ के हर लोगों को कास्टिज्म पॉलिटिक्स बंद करना होगा, अपने कास्ट पर वोट देना बंद करना होगा। दूसरा है, मैं हर एक पेरेंट्स और हर एक गार्जियन से विनती करना चाहता हूँ कि आप जिस भी लेवल पे अर्न करते हैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तीसरा, हमें सरकार से यह सवाल जरूर करना होगा कि आप कोई पुल बांधते हैं तो वो अगले दिन गिर कैसे जाती है। तो ये सारा सवाल हमें सरकार से जरूर पूछना होगा। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि मेरी इस सवाल को बिहार सरकार तक जरूर पहुंचाया जाए और इस वीडियो को भी बिहार सरकार तक जरूर पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी बिहार पर। अगर आप इस पे और भी एक्सटेंड चाहते हैं, और भी एक्सटेंशन चाहते हैं, और भी डीप से जानना चाहते हैं बिहार को, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपकी राय इस वीडियो पर क्या है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।